गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम सेकेंड लेक्चर करेंगे स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी चैप्टर का। और आज का हमारा पहला टॉपिक यही है, स्ट्रगल्स फॉर इक्वालिटी। छोटा सा टॉपिक है, देखते क्या दिया है और इसके बाद हम एक एग्जांपल देखेंगे तवा मत्स्य संघ का। क्या है वो भी हम देखेंगे। तवा एक रिवर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। So struggles for equality throughout the world, in every community, village, city and town, you will find that there are some people who are known and respected because of their fight for equality. तो पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाने जाते हैं बिकॉज उन्होंने फाइट किया था इक्वालिटी के लिए। जैसे कि हमने रोजा पार्क का एग्जांपल देखा था, ओके, जिन्होंने मतलब अपने हक के लिए फाइट किया था, तो हमें उसका नाम याद है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इक्वालिटी के लिए फाइट किया था और हमें उनके नाम याद है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये भी नाम हमें याद है, ओके। So these people may have stood up against an act of discrimination that they faced or which they witnessed. तो या तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ था या फिर इन्होंने कोई चीज विटनेस की थी, तो उसके अगेंस्ट में इन्होंने अपनी आवाज उठाई थी। और दे मे बी वेल रिस्पेक्टेड बिकॉज दे ट्रीट ऑल पर्सन्स विद डिग्निटी एंड आर देयरफॉर ट्रस्टेड एंड कॉल अपॉन टू रिजॉल्व इश्यूज इन द कम्युनिटी। तो इन्हीं लोगों को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है समाज में। और कहीं पे भी अगर सेम इशू हो रहा है, कहीं पे अगर इनइक्वालिटी चल रही है, ठीक है, या फिर लोगों के बीच में इश्यूज है, तो ये जो मेन लोग हैं इन्हीं को बुलाया जाता है, जो कि ऑलरेडी बाकी दुनिया की नजरों में काफी ज्यादा फेमस हो चुके थे, ओके। तो ये कुछ कुछ नाम आज भी है, क्लियर। Often some of these people persons become more widely recognized because they have the support of represent large number of peoples who have united to address a particular issue of inequality. ओके तो हमेशा इन लोगों को जो है दिस पीपल आर रिकॉग्नाइज, हमेशा इनको बुलाया जाता है जब भी बिकॉज ये इनको काफी ज्यादा लोगों का सपोर्ट रहता है, ओके। बिकॉज इन्होंने अपने लिए इनइक्वालिटी के लिए फाइट किया था। तो लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम लोग इनइक्वालिटी फेस करेंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम्स इन्हीं लीडर्स को बताएंगे और ये लीडर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके देंगे, क्लियर। सो इन इंडिया देयर आर सेवरल स्ट्रगल्स इन विच पीपल हैव कम टुगेदर टू फाइट फॉर इश्यूज दैट दे बिलीव आर इम्पोर्टेंट। तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे स्ट्रगल्स हुए हैं जहां पे लोग इकट्ठा हुए हैं, ओके, और एक साथ उन्होंने फाइट किया है किसी इशू से रिलेटेड। So in chapter 5 you read about methods used by women's movement to raise issues of inequality, yes, ठीक है ना। सॉलिडारिटी था, फिर वो लोग प्रोटेस्ट वगैरह निकालते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे मूवमेंट के मेथड्स होते हैं, तो वुमेन्स मूवमेंट के मेथड्स हमने देखे थे। द तवा मत्स्य संघ इन मध्य प्रदेश इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ पीपल कमिंग टूगेदर टू फाइट फॉर एन इशू। तो तवा मत्स्य संघ ये भी एक ग्रुप है, ओके। तो ये मध्य प्रदेश में इस ग्रुप ने, ओके, इकट्ठा हुआ था ये ग्रुप, और इन्होंने एक इशू के लिए फाइट किया था, एक इनइक्वालिटी के लिए, एक जस्टिस के लिए उन्होंने फाइट किया था। So there are many struggles, okay, such as among बीडी workers, फिर fisher folk, agricultural laborers, some slum dwellers, and each group is struggling for justice in its own way. तो बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है, ठीक है, बीडी वर्कर हो गया, फिशर फॉक हो गया, एग्रीकल्चर लेबरर्स का ग्रुप हो गया। तो ये सारे ग्रुप्स क्या करते हैं, इकट्ठा होते हैं और अपने अपने इशू के लिए, अपने अपने इनजस्टिस के लिए ये लोग फाइट करते हैं। So there are also many attempts to form cooperatives or other collective ways by which people can have more control over resources. और बहुत सारे ऐसे अटेम्प्ट्स भी है, बहुत सारे एफर्ट्स भी है जिसमें लोगों ने कोऑपरेटिव्स बनाए हैं। जैसे लास्ट लेक्चर में देखो, लास्ट चैप्टर में शर्ट इन द मार्केट, वीवर्स कोऑपरेटिव एक एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा था, ओके। उसमें क्या हुआ था, वीवर्स ने अपना कोऑपरेटिव बनाया था ताकि वो लोग पूरा कंट्रोल जो है रिसोर्सेज के ऊपर रख सके और ज्यादातर अर्निंग्स जो है वो लोग खुद कर सके। अदरवाइज क्या होता था, उसमें वो मर्चेंट ज्यादा कमा लेता था कंपेयर टू वीवर, ओके। तो वीवर्स ने क्या किया, कोऑपरेटिव बना दिया, खुद ही यार्न खरीदेंगे, खुद ही सेलिंग करेंगे। तो सेम चीज यहाँ पे कि लोग क्या करते हैं, अलग अलग जो भी ये जैसे फिशर फॉक्स हो गया, एग्रीकल्चरल लेबर्स हो गया, ठीक है, फार्मर्स हो गए, ये लोग कोऑपरेटिव्स बना देते हैं, एक साथ हो जाते हैं, ओके। और फिर पूरा का पूरा रिसोर्सेज का कंट्रोल जो रहता है वो इन्हीं लोगों के पास रहता है, ओके। इवन प्रॉफिट के ऊपर भी कंट्रोल इन्हीं लोगों का रहता है। फिर आगे करते हैं, तो नेक्स्ट है हमारा तवा मत्स्य संघ। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, और इस पे क्वेश्चन आता ही है, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, इवन 1 मार्क के क्वेश्चन भी इसमें से निकलते हैं। तो पूरा का पूरा टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है ये तवा मत्स्य संघ, वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले तो इनिशियल स्टोरी से स्टार्ट करेंगे कि हुआ क्या था। तो जब डैम्स बनते हैं ना, व्हेन डैम्स आर बिल्ट और फॉरेस्ट एरियाज आर डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड। तो जब भी डैम बनते हैं तो भी लोग डिस्प्लेस होते हैं, और जब फॉरेस्ट एरियाज को डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई ये नेशनल सेंचुरी बन चुका है, ओके,
तब भी वहां से जो आदिवासी लोग होते हैं उनको हटाया जाता है, तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड। अब तुम सोचो डैम बनने से लोगों को कैसे हटाया जाता है। तो देखो मैं बताता हूँ, ये एक एरिया जो दिखा रहा है, ठीक है, ये पानी का पूरा इतना सराउंडिंग एरिया है। एक्चुअली पानी इतने एरिया में था ही नहीं, ये रिवर का फ्लो जो है ना, ये ऐसा था, ये रिवर जा रही है, ये तावा रिवर है, ओके। ये रिवर एक पतला सा फ्लो था, लेकिन क्या हुआ, इस एरिया में डैम बना दिया गया। यहाँ पे क्या बना दिया, डैम। तो जब डैम बना दिया तो पीछे से जो भी पानी आ रहा था, ओके, पीछे से जो भी पानी आ रहा था तो वो यहाँ पे स्टोर होने लगा, तो इतने सारे एरिया में फैल गया। तो इस रिवर के आसपास जो फॉरेस्ट एरिया था, यहाँ पे जो आदिवासी लोग रहते थे, ओके, तो उनको तो अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि वरना उनके घरों में पानी आ जाएगा, पूरा इतना सारा एरिया पानी के अंदर आ गया, ठीक है। तो जब डैम्स बनाते हैं ना, तो उस रिवर के आसपास का एरिया जब वहां पे पानी भरने लगता है तो वो सबमर्ज हो जाता है पानी के अंदर, ओके। काफी ज्यादा एरिया जो होता है वो पानी के अंदर सबमर्ज हो जाता है। तो यही रीजन है कि जब डैम्स बनते हैं तब भी लोगों को डिस्प्लेस किया जाता है, वहां से हटना पड़ता है, क्लियर, अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। मान लो कोई नदी के किनारे रह रहा है, लेकिन उस नदी पे आगे डैम बन गया है, तो वो नदी का जो फ्लो था वो बढ़ने लगेगा, वहां पे पानी जमा होने लगेगा, तो उसका घर जहां पे वो रहता था वो पानी के अंडर सबमर्ज हो जाएगा। तो ऑब्वियस है उसको अपनी जगह तो छोड़नी पड़ेगी। So whole villages are uprooted and people are forced to go and build new homes, start new lives elsewhere. ओके, तो जब डैम बनता है या फॉरेस्ट एरिया को सेंचुरी डिक्लेयर कर देते हैं तो बहुत पूरे गांव के गांव उखड़ जाते हैं, मतलब लोगों को वहां से शिफ्ट होना ही पड़ता है, ठीक है। बड़ा सा गांव होता है उसको भी वहां से हटना पड़ता है, लोगों को अपने नए घर बनाने रहते हैं, ओके, और अपनी जिंदगी फिर से शुरू से करनी रहती है, ठीक है, न्यू स्टार्ट करनी रहती है अपनी अपनी लाइफ। सो मोस्ट ऑफ दिस पीपल आर पुअर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे सारे जो गांव में लोग रहते हैं ना, अब कोई करोड़पति तो गांव में जाके नहीं रहेगा, गांव में कौन, गरीब लोग रहेंगे। तो गरीब है तो फिर नई जिंदगी शुरू कैसे करे, नया घर बनाए कैसे, पैसे चाहिए उसके लिए, ओके। तो पुअर लोगों को बहुत तकलीफ हो जाती है, मतलब एक तो जहां घर था वो तो तबाह हो गया, अब नई जगह शुरुआत कैसे करे, पैसे तो है ही नहीं। सो इन अर्बन एरियाज टू, बस्तीज इन विच पुअर पीपल लिव आर ऑफन अपरूटेड। और बहुत बार अर्बन एरियाज के अंदर भी क्या होता है, जैसे सिटी एरियाज के अंदर भी जो बस्ती होती है, ठीक है, अगर मान लेते वहां कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, बिल्डिंग बन रही है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, वहां की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन बस्तीज को वहां से हटा देती है, डिमोलिश कर देती है। तो यहाँ के भी जो पुअर लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत तकलीफ हो जाती है जब ऐसा कुछ सिचुएशन होता है। तो इमेज बताता हूँ, देखो बस्ती जब डिमोलिश होती है तो वहां के लोग कुछ नहीं कर पाते फिर, ठीक है, तो उन्हें अपना अपना घर छोड़ के वहां से जाना पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट का नया प्रोजेक्ट आ जाता है तो गवर्नमेंट वहां से पूरी की पूरी बस्ती उखाड़ देती है। जैसे ये बस्ती है, अब मान लो यहाँ पे अगर कुछ प्रोजेक्ट आने वाला है, फ्लाईओवर वगैरह बनने वाला है, तो क्या होगा, यहाँ से फिर लोगों को हटा दिया जाएगा, ठीक है, उनके घर जो होते हैं, झुपड़ी वगैरह होते हैं, वो सब तोड़ दिया जाएगा, फिर उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो आगे करते, सम ऑफ देम आर रिलोकेटेड टू एरिया आउटसाइड द सिटी। फिर क्या होता है, वो सिटी के अंदर बस्ती के में रह रहे थे तो वहां सब जगह हटा दी, तो वो लोग चले जाते हैं सिटी के आउटस्कर्ट्स एरिया में, सिटी के बाहर वाले एरिया में। अब आउटस्कर्ट्स में चले तो गए, लेकिन वहां से अब फैसिलिटी वगैरह नहीं मिलती ना उनको। अब जब सिटी बस्ती में रहते थे तो नजदीक स्कूल था, तो बच्चे नजदीक स्कूल में चले जाते थे, अब वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में चले गए, ओके। आउटस्कर्ट्स यानी क्या होता है, स्कर्ट नहीं, मतलब वो लड़कियां जो पहनती है वो वाली स्कर्ट नहीं, आउटस्कर्ट्स यानी सिटी के बाहर वाला एरिया। जैसे मेन सिटी हो गया और सिटी के बाहर जाओगे तो जैसे जैसे सिटी से बाहर जाओगे तो मतलब हाईवेज टच हो जाएगा, ठीक है, वहां पे ज्यादा लोग नहीं रहते, तो उसे कहते हैं आउटस्कर्ट्स। तो वहां जब चले जाते हैं ये लोग, गरीब लोग, तो वहां पे उनको कोई फैसिलिटी नहीं रहती, जैसे यहाँ पे पानी वगैरह सब था, सुविधा थी, स्कूल बच्चों की घर से नजदीक थी, बस्ती से नजदीक थी, ओके, तो अब उनकी स्कूल भी दूर हो जाती है। सो और जो काम करने जाते थे वो एरिया भी अब दूर हो जाता है। Their work as well as their children's schooling is severely disrupted because of the distance from outskirts of the city to these locations. तो जहां बस्ती में रहते थे तो नजदीकी बिल्डिंग बनती थी, वहां जाके काम करते थे कंस्ट्रक्शन साइट पे, ओके, और अब बस्ती जो हटा दी है तो ये आउटस्कर्ट्स में चले गए, तो खुद के काम करने की लोकेशन भी इतनी दूर हो गई है, बच्चों के स्कूल की डिस्टेंस भी जो है वो बढ़ गया है, ओके। तो और वापस इनके पास ऐसा भी नहीं कि भाई BMW गाड़ी है तो चलो गाड़ी में स्कूल छोड़ देंगे, नहीं है कुछ भी। ट्रांसपोर्टेशन खुद का तो सेल्फ व्हीकल होता ही नहीं है, ओके, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे पूरा डिपेंडेंट रहता है। और वापस पब्लिक ट्रांसपोर्ट थोड़ी ना इनको फ्री में ले जाएंगे, वहां पे भी पैसे खर्च होंगे इनके, ओके। एक तो ऑलरेडी पुअर, और ज्यादा खर्चा, ठीक है, बोलते हैं ना गरीबी में आटा गीला हो गया, ये लाइन ध्यान से समझना, गरीबी में आटा गीला हो गया, तो इसका मतलब क्या है,
ऑलरेडी आटा कम था, पानी डाला गीला हो गया, अब एक्स्ट्रा आटा लाए कहाँ से, और जो आटा था उसको वो भी गीला हो गया, तो उसकी चपाती कहाँ से बनेगी, नहीं बनेगी। ठीक है, ऐसा अक्सर बोलते हैं गरीबी में आटा गीला हो गया। ओके, तो यहाँ पे इनके साथ यही हालत हो गई कि ऑलरेडी एक तो गरीब थे और गरीबी में आटा गीला हो गया और आउटस्कर्ट्स में चले गए, तो अब प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बच्चों को स्कूल कैसे छोड़े, खुद काम पे कैसे जाए, और मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाएंगे तो वहां पे भी पैसे खर्च होने ही है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स है। ओके, हमने देखा जब डैम बनता है या फिर फॉरेस्ट एरिया सेंचुरी में डिक्लेयर होता है या फिर अर्बन एरियाज के अंदर अगर बस्ती को उखाड़ दिया जाता है, अपरूट करना मतलब वहां से हटा देना, उखाड़ देना। ठीक है, सो दिस डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज इज अ प्रॉब्लम दैट बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड इन अवर कंट्री। तो ऐसे जो प्रॉब्लम्स है ना, तो बहुत सारे अपने कंट्री के अंदर बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस पे रहे हैं, मतलब है ना, जब लोगों को डिसलोकेट किया जाता है, उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, बस्ती उखाड़ दी जाती है। यहाँ पे एक इमेज दी है, द रिजर्वायर ऑफ द तावा रिवर। ओके, तावा रिवर का रिजर्वायर यानी ये वही रिवर है जो मैंने तुमको अभी बताई थी। ओके, मैप में तो ये जो रिजर्वायर है, ये डैम यहाँ पे बना दिया, ये एक्चुअली तावा रिवर है जो मैंने मैप में बताई तुमको। तो जब यहाँ पे डैम बना दिया तो ये पीछे इतना बड़ा रिजर्वायर बन गया। डैम के पीछे जब पानी कलेक्ट होता है तो उसे हम रिजर्वायर कहते हैं। ओके, तो यही वो रिजर्वायर है। ओके, और उसी का इमेज दिया है, देखो कितना बड़ा है, कहाँ कितना दूर दूर तक पानी फैला हुआ है। ओके, तो पूरा एरिया जो यहाँ पहले यहाँ पे फॉरेस्ट था, अब पूरा एरिया सबमर्ज हो गया वाटर के अंदर। क्लियर? मेरे को लगता है ये बेचारा ढूंढ रहा है मेरा घर कहाँ था। आगे बढ़ते हैं। पीपल यूजुअली कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट दिस। और ये जब इनजस्टिस होता है गरीब लोगों के साथ, तो अक्सर लोग आते हैं एक साथ और इस इनजस्टिस के लिए फाइट करते हैं। ठीक है, देर आर सेवरल ऑर्गेनाइजेशंस अक्रॉस द कंट्री फाइटिंग फॉर द राइट्स ऑफ द डिस्प्लेस्ड। तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री के अंदर जो कि ये इनके हक के लिए लड़ते हैं। जो लोग डिस्प्लेस हो गए हैं ना, उनके हक के लिए वो लोग लड़ते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल रीड अबाउट द तवा मत्स्य संघ। हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे। अब देखो तवा मत्स्य संघ क्या है। ओके, तो तवा मत्स्य संघ अ फेडरेशन ऑफ फिशर वर्कर्स कोऑपरेटिव, an organization fighting for the rights of the displaced forest dwellers of the Satpura forest in मध्य प्रदेश। ओके, तो ये तवा मत्स्य संघ क्या है, एक फिशर वर्कर्स का कोऑपरेटिव है। ठीक है, जो कि राइट्स के लिए फाइट कर रहा है। किनके राइट्स के लिए? द पीपल डिस्प्लेस्ड फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, जो भेड़ बकरियां चलाते थे। ठीक है, तो जो फॉरेस्ट में जो लोग रहते थे, जिनको डिस्प्लेस कर देना पड़ा, वो रहते थे सतपुरा फॉरेस्ट में। ठीक है, मध्य प्रदेश में। लेकिन ये सतपुरा फॉरेस्ट का क्या हुआ? सतपुरा फॉरेस्ट का जब वो तावा रिवर के ऊपर डैम बना दिया गया ना, तो ये पूरा फॉरेस्ट जो है पानी के नीचे सबमर्ज हो गया, है ना। तो अब ये डिस्प्लेस हो गए, अपनी जगह से इनको ये हट गए, तो इनके राइट्स के लिए ये तवा मत्स्य संघ जो है वो फाइट करता है। सो ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट, ओरिजिनेटिंग इन द महादेव हिल्स ऑफ चिंदवारा डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ओरिजिनेट हो रही है? तावा रिवर ओरिजिनेट होती है। ठीक है, महादेव हिल से। द तावा फ्लोज, तावा मतलब द रिवर, द तावा रिवर फ्लोज थ्रू बेतुल एक डिस्ट्रिक्ट है, बिफोर ज्वाइनिंग द नर्मदा इन होशंगाबाद। तो ये तावा जो है बेतुल से होते हुए गुजरती है बिफोर ज्वाइनिंग नर्मदा रिवर। तो यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिवर है, महादेव हिल से शुरू हो रही है। ठीक है, बेतुल डिस्ट्रिक्ट से होते हुए वो नर्मदा को जाके ज्वाइन हो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द तावा डैम बिगेन टू बिल्ड इन 1958 एंड वाज कंप्लीटेड इन 1978। अब प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। क्या हुआ? ये जो रिवर थी, ओके, इस पे एक डैम बनना शुरू हो गया। क्या बनना शुरू हो गया? डैम बनना शुरू हो गया। तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो गई कि वहां पे रिजर्वायर में पानी भरने लग गया, जैसे कि मैंने बताया था। ओके, ये हमने जो इमेज देखी थी कि भाई ये एरिया पे डैम बनना शुरू हुआ। पहले तो रिवर मस्त फ्लो कर रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आजू बाजू फॉरेस्ट एरिया था। ओके, वहां पे लोग रहते थे, गांव था, विलेज था। लेकिन जब ये डैम बना ना, तो ये पानी इतने सारे एरिया में फैल गया, रिजर्वायर जो है बहुत बड़ा फैल गया। ओके, तो आसपास के जो फॉरेस्ट एरियाज थे जहाँ पे जो लोग रहते थे, उनको वहां से हटना पड़ा, उनको वहां से शिफ्ट होना पड़ा। क्लियर? सो द तावा डैम बिगेन 1958 में बनना शुरू हुआ और 1978 तक बना वो। ओके, कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया। इट सबमर्ज्ड लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, तो बहुत सारा फॉरेस्ट एरिया इसके अंदर सबमर्ज हो गया और बहुत सारा एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो भी इसके अंदर सबमर्ज हो गया। द फॉरेस्ट ड्वेलर्स वर लेफ्ट विद नथिंग
Some of the displaced people settled around the reservoir and apart from their meager farms found a livelihood in fishing. तो वहां पे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनका कुछ नहीं बचा। ओके, फिर जो डिस्प्लेस हो गए थे जो लोग, तो उन्होंने रिजर्वायर के आसपास अपना सेटलमेंट किया, वहां पे सेटल्ड हो गए। ठीक है, फिर क्या करने लगे, थोड़ा बहुत फार्म भी आधा तो सबमर्ज हो ही गया था उनका, तो थोड़ा बहुत फार्म से वो लोग कमाते थे। और जो लाइवलीहुड कहाँ से कमाना शुरू किया, फिशिंग से। अब रिजर्वायर इतना सारा पानी भरा तो डैम जब बनता है ना तो बहुत सारे फायदे होते हैं। एक तो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है, फिर ये पानी प्रोवाइड हो पाता है 12 महीने, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। और जिस जगह पे डैम बना है वहां पे जो रिजर्वायर बनता है वहां पे फिशेस भी बहुत सारी आती है, तो फिशिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, अब इन्होंने कमाई कहाँ पे शुरू कर दी, फिशिंग एक्टिविटी में। फिश पकड़ते थे रिजर्वायर में से और फिर वो सेल करते थे। सो दे अर्न वेरी लिटल, बट इतना करके भी उनको उतनी कमाई नहीं मिलती थी, बहुत कम कमा पाते थे। ओके, सो यहाँ पे बताया है डैम क्या होता है। ओके, सो डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर एट साइड्स वेयर वन कैन कलेक्ट अ लॉट ऑफ वाटर। ठीक है, जहां पे नदी का फ्लो रहता है वहां पे डैम बनाया जाता है। ओके, दिस फॉर्म्स अ रिजर्वायर एंड एज अ वाटर कलेक्ट्स इट सबमर्जेस वास्ट एरियाज ऑफ लैंड। और जब डैम बनना शुरू होता है, ठीक है, तो वहां पे जब रिजर्वायर बनता है, पानी जब इकट्ठा होता है, तो बहुत सारा वास्ट एरियाज ऑफ लैंड जो है वो सबमर्ज हो जाता है, पानी के नीचे डूब जाता है। This is because the wall of the dam across the river is high and the water spreads over a large area. तो डैम की जो हाइट होती है ना, जो वॉल बनाते हैं वो काफी हाइटेड रहता है, और पीछे जो पानी कलेक्ट होता है वो बहुत सारे लार्ज एरिया में फैल जाता है। So this is a photo of the submergence caused by the तिहारी डैम in उत्तराखंड। तो यहाँ पे एक फोटो दिया है, तिहारी डैम का दिया है। तो तिहारी डैम बना, तो जहां पे भी डैम बनता है ना वहां पे एरिया सबमर्ज होता ही है। ठीक है, उत्तराखंड में ये बताया है। The old Tihari town and 100 villages, some totally and some partially were submerged by this dam. 100 villages, कुछ आधे कुछ पूरे के पूरे सबमर्ज हो गए। तो कितने लोग डिस्प्लेस हुए थे देखो तिहारी डैम की वजह से, 1 लाख पीपल वर डिस्प्लेस्ड। ओके, तो उनके खुद के घर जहां पे थे वो तो गए, और नई जगह जाएंगे तो ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट सामने से बना के देती है, नहीं देती है गवर्नमेंट सामने से। जब ये लोग फाइट करते हैं, जब प्रोटेस्ट करते हैं ना, जब ये लोग अपनी डिमांड रखते हैं गवर्नमेंट के सामने, तब जाके गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ ना कुछ सोचना पड़ता है, कुछ ना कुछ नई स्कीम जो है लानी पड़ती है। ओके, ये क्या आ गया, ओके गया, आगे करते हैं फिर। तो हमने देखा तावा रिवर के ऊपर डैम बन गया, बहुत सारे लोग डिस्प्लेस होने लगे, डिस्प्लेस हुए, फिर रिजर्वायर के आसपास सेटल हो गए, और वहां पे उन्होंने फिशिंग एक्टिविटी शुरू कर दिया। सर फका करके फिश पकड़ते थे। In 1994, the government gave the rights for fishing in the Tawa Reservoir to private contractors. अब क्या हुआ, 1994 में गवर्नमेंट ने भी देखा, अरे ये तो नेचुरली यहाँ पे फिश आने लगी, तो गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया एक प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कि भाई तुम फिश पकड़ो, बेचो, प्रॉफिट गवर्नमेंट को आएगा। ठीक है, अब ये प्रॉफिट किसको आएगा, गवर्नमेंट को आएगा। So these contractors drove the local people away and got cheap labor from outside. और ये जो कॉन्ट्रैक्टर्स, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जिनको ये राइट्स दिए थे गवर्नमेंट ने फिशिंग के, उन्होंने क्या किया, वहां के लोकल विलेज के लोगों को हटा दिया और खुद सस्ता लेबर उठा के बाहर से लाते थे। मतलब बाहर से लोगों को मंगाते थे जो कम भाव में काम कर ले। ओके, द कॉन्ट्रैक्टर्स बिगेन टू थ्रेटन द विलेजर्स। अब जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो विलेजर्स को डराने लगे, जो रिजर्वायर के आसपास जो रहते थे ना विलेजर्स, उनको, हु डिड नॉट वांट टू लिव बाय ब्रिंगिंग इन हुडलम्स। तो विलेजर्स तो वहां से निकलना नहीं चाहते थे, जाना नहीं चाहते थे, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे डराते थे, बदमाश लोगों को, गुंडों को बुलाते थे, है ना, 4-5 गुंडे लोगों को बुला दिया और डराओ इन विलेजर्स को, भगाओ यहाँ से। ओके, तो हुडलम्स यानी क्या हुआ, हुडलम्स यानी बदमाश लोग, जो गुंडे लोग होते हैं ना, ठीक है, जो इनोसेंट लोगों को मारते पीटते और डरा के धमका के भगा देते हैं, वैसे लोग। ये बड़े बड़े डोले शोले होते हैं उनके, हुडलम्स के, है ना, सब गुंडे मवाली ऐसे मावा खा के आ जाते हैं ऐसा, और तलवार वगैरह लेके आ जाते हैं। The villagers stood united and decided that it was time to set up an organization and do something to protect their rights. विलेजर्स ने क्या किया कि अब टाइम है, हमें एक साथ यूनाइट होकर रहना है। ओके, एक साइड यूनाइट होकर खड़े रहना है, एक ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए ताकि हम अपने राइट्स के लिए डिमांड्स रख सके, हमें अपने राइट्स को बचाना है। ओके, तो उन्होंने क्या बनाया, द न्यूली फॉर्म्ड तवा मत्स्य संघ। उन्होंने जो यूनाइट होके जो ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तवा मत्स्य संघ, TMS। सो दे फॉर्म्ड
टीएमएस ऑर्गेनाइज रैलीज एंड अ चक्का जाम, रोड ब्लॉक कर दिया, सिटी में आके रोड ब्लॉक कर दिया, रैलीज निकाली, डिमांडिंग देयर राइट्स टू कंटिन्यू फिशिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। और क्या डिमांड रखी कि भाई हमें अपने फिशिंग राइट्स दो, ओके, वी वांट आवर राइट्स बैक, ताकि हम लोग अपने लाइवलीहुड, अपना रोज का गुजारा जो है वो कर सके। क्लियर? देखो ये देखो इस तरीके से प्रोटेस्ट रैलीज वगैरह निकाल, देखो ये सब लेडीज आ गई और ऐसे बैनर वगैरह छपवा दिए और उन्होंने प्रोटेस्ट निकालना शुरू कर दिया। ओके, फिर आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। इन रिस्पॉन्स टू देयर प्रोटेस्ट द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ कमिटी टू असेस द इशू। अब इन्होंने प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने एक कमिटी बनाई कि भाई जाके देखो तो जरा क्या प्रॉब्लम चल रही है वहां पे। द कमिटी रिकमेंडेड दैट द फिशिंग राइट्स टू बी ग्रांटेड टू द विलेजर्स फॉर देयर लाइवलीहुड। कमिटी ने जाके देखा, गवर्नमेंट को आके बोला भाई साहब गवर्नमेंट ये लोग सही है, ये विलेजर्स बेचारे कहाँ जाएंगे, इनको अब आप जो है फिशिंग राइट्स वापस दे दो। ओके, तो गवर्नमेंट ने सोचा सही बात बोली। सो 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने दे डिसाइडेड टू गिव पीपल डिस्प्लेस्ड बाय द तावा डैम द फिशिंग राइट्स फॉर द रिजर्वायर। तो तावा डैम जब बना तो उसकी वजह से जो लोग डिस्प्लेस हुए थे उन लोगों को फिशिंग राइट्स दे दिए गए। क्लियर? तो क्या हुआ, लोगों ने ग्रुप बनाया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, प्रोटेस्ट किया, रैलीज निकाली, ओके, मूवमेंट चलाया तो गवर्नमेंट को पता चला, गवर्नमेंट ने एक कमेटी बैठाई देखने के लिए भी क्या चल रहा है, जाके देखो। कमेटी ने फिर गवर्नमेंट को सजेशंस दिए और गवर्नमेंट ने उन सजेशंस पे वर्क किया। क्लियर? और इस तरीके से जो डिस्प्लेस्ड लोग थे ना उन्होंने अपना हक वापस ले लिया। क्लियर? फिर क्या हुआ, अ 5 year लीज एग्रीमेंट, 5 साल का लीज एग्रीमेंट बनाया गया, was signed 2 months later on 2nd Jan 1997. People from 33 villages of Tawa started the new year with the first catch. ओके, तो 2 महीने बाद जब ये प्रोटेस्ट हुआ उसके 2 महीने बाद फिर गवर्नमेंट ने इनको 5 year का लीज बना के जो राइट्स थे वो इन विलेजेस को वापस दे दिए। ओके, और 2nd Jan को फिर ये जो 33 गांव थे वहां पे 33 विलेजेस थे, 33 विलेजेस थे तावा रिवर के आसपास, जो डिस्प्लेस होने के बाद फिर से जब विलेजेस सेटल किए थे वो विलेजेस का काउंट है। ओके, तो इन लोगों को अपना हक फिर से मिल गया। देखो यहाँ पे एक पिक्चर भी दी गई है, क्या बता रही है, टॉप मेंबर्स ऑफ द टीएमएस प्रोटेस्टिंग एट अ रैली अबव, एंड ये जो ऊपर वाला जो टीएमएस के मेंबर्स थे ना वो रैली कर रहे हैं, वो वाला फोटो है। और फिर ये जो दूसरा पिक्चर है, अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव वेइंग द फिश, तो ये इन्होंने आगे हम पढ़ेंगे कोऑपरेटिव भी बनाया था। तो यहाँ पे ये लोग वजन कर रहे हैं फिश का, ठीक है, कितनी फिश कलेक्ट हुई, कितना किलो कलेक्ट हुआ है। फिर आगे, with the TMS taking over the fish workers were able to increase their earnings substantially. Okay, so TMS ने with the TMS taking over the fish workers were able to increase their earnings substantially. This was because they set up the cooperative which would buy the catch for them at a fair price. फिर क्या हुआ, यही जो ग्रुप था ना इन्होंने फिर अपना एक कोऑपरेटिव बना दिया। ओके, कोऑपरेटिव बना दिया मतलब हम ही सारा काम करेंगे, मतलब फिश वर्कर्स जो थे, जो लोग फिश पकड़ने का काम करते थे, उनको प्रॉपर उनका इनकम दिया जाता था, उनको प्रॉपर सैलरी दी जाती थी। फिर फिश जो है वो भी प्रॉपर मार्केट रीजनेबल प्राइस में जो है बेची जाती थी। ओके, सो टीएमएस ने टेकिंग ओवर द फिश वर्कर्स, टीएमएस ने फिश वर्कर्स को टेक ओवर किया, एक कोऑपरेटिव बनाया। ओके, फिर क्या किया उन्होंने, दिस वॉज बिकॉज दे सेट अप द कोऑपरेटिव विच वुड बाय द कैच फ्रॉम देम एट अ फेयर प्राइस। उन्होंने कोऑपरेटिव बनाया, फिर फिश वर्कर्स को बोला जाओ तुम मछलियां पकड़ के लाओ और हम तुमको सही दाम देंगे मछलियों का, है ना, तुम मछलियां हमें लाके बेचना, तुम मार्केट में बेचने मत जाना, तुम हमें लाके बेचना, हम तुमको मार्केट के हिसाब से सही दाम देंगे। ठीक है, द कोऑपरेटिव वुड देन अरेंज टू ट्रांसपोर्ट एंड सेल दिस इन मार्केट्स वेयर दे वुड ऑल्सो गेट अ गुड प्राइस। फिर ये कोऑपरेटिव क्या करता था, ये सारी फिशेस जो इन्होंने ली है फिश वर्कर से, ये फिर ट्रांसपोर्ट करता था और मार्केट में जाके सिटी एरियाज में जाके बेचता था और भी अच्छे दाम में। ठीक है, दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। और इसमें ऐसा कोऑपरेटिव्स अपना कमीशन वगैरह नहीं रखते थे, खाली अपने अपने अंदर जो लोग काम करते हैं उनकी खाली सैलरी रखते थे ऐसा। ओके, तो दे हैव नाउ बिगन टू अर्न 3 times मोर देन दे अर्न अर्लियर। पर अर्लियर ये लोग जब बेचते थे ऐसे ही किसी भी मर्चेंट को या ट्रेडर को फिशेस, है ना, फिश वर्कर जब पकड़ के ट्रेडर को फिश बेच देते थे तो कम दाम मिलता था, लेकिन अब जब कोऑपरेटिव को बेचते हैं तो एकदम सही दाम मिलता है, 3 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। The TMS also began giving the fish workers loan for repair and buying of new notes. TMS फिर फिश वर्कर्स को हेल्प भी करती है, लोन देती है ताकि वो लोग अपने नेट्स, जाले होते हैं ना मछली पकड़ने के, उनको रिपेयर करवा सके या फिर नए खरीद सके।
So by managing to earn a higher wage as well as preserving the fish in the reservoir, the TMS has shown that when people's organizations get their rights to livelihood, they can be good managers. तो टीएमएस में कौन से लोग थे? यही लोग थे जो गांव के लोग थे ना, वही उन्होंने ही टीएमएस बनाया था। तो जब इन्होंने टीएमएस बनाया, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, ठीक है, तो इन्होंने अपना फिशिंग का राइट्स तो गवर्नमेंट से ले लिया, अपना हक अधिकार खुद ले लिया, ठीक है, राइट्स अपने ले लिए, साथ ही साथ इतना अच्छा मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है, कि कोऑपरेटिव बना दिया है और फिशेस के अब इनको सही दाम मिल रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमें क्या बताता है कि व्हेन पीपल ऑर्गेनाइजेशन गेट देयर राइट्स टू लाइवलीहुड, दे कैन बी गुड मैनेजर्स। तो इनको अपने जब राइट्स दे दिए गए तो इन्होंने और अच्छे तरीके से काम किया, एक कोऑपरेटिव बनाया और सही दाम पे अब इनको जो फिश वर्कर्स है उनको भी सही दाम मिल रहे फिश पकड़ने के, और ये लोग आगे जाके मार्केट में फेयर प्राइस में वो शिप जो है वो फिश जो है वो बेच भी रहे हैं। क्लियर? तो यहां तक थी अपनी टीएमएस की स्टोरी, और अगली आगे का पार्ट जो है हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फिर से पूरा रिवाइज करना ये वाला।